हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करवा रहे थे, जो कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे जीएस का, जिसका आज का हमारा है पार्ट 3। पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हो एसएससी जीडी के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो और सिंपली हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमने जो है वो 10 पार्ट जो है वो टोटल कंप्लीट कर चुका है। हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है। देखिए, टेराकोटा मंदिर के लिए जो विष्णुपुर नामक जगह है, ये जो है कहाँ स्थित है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, टेराकोटा मंदिर जो है ये पश्चिम बंगाल के एक विष्णुपुर यानी कि बांकुरा जिला, विष्णुपुर जिला नामक एक जगह है, वहाँ पे जो है ये स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। जो टेराकोटा मंदिर है ना, ये एक पर्यटक स्थल जो है, ये बहुत बड़ा एक फेमस पर्यटक स्थल है, जिसे 17वीं या 18वीं शताब्दी में मल्ला राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अगर ये पूछे कि टेराकोटा मंदिर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बनाई कब गई थी, तो ये 17वीं से ये 18वीं तक जो है ये हमारा बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, टेराकोटा जो है एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जली हुई मिट्टी या पकाई हुई मिट्टी। ये जो है मल्ला राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। ये मल्ला शासक भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे, इस वजह से जो है इनका नाम विष्णुपुर पड़ा था। जो कि टेराकोटा मंदिर है ना, ये विष्णुपुर में बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम, वो विष्णु के जो उपासक थे, इसी वजह से इसका नाम विष्णुपुर पड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। देखिए, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग टनल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो हो जाता है हमारा, जो मनाली को लेह से जोड़ता है, ये हमारा रोहतांग टनल जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दर्रा जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस दर्रे का नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती पर, देखिए ये हाल ही की घटना है, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 95वीं जयंती पर जो है 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में अटल सुरंग या अटल टनल जो है इसे नाम दिया गया, जो कि हमारा ये है ना पीर पंचाल पर्वत शिखर, इसका नाम बदलकर हमारा अटल सुरंग या अटल टनल जो है वो कर दिया गया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। रोहतांग टनल जो है ये हमारा मनाली को लेह से जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान जो कि हमारा भारत रत्न है, ये पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था। यानी कि ये जो गैर भारतीय, जो भारत का जो नहीं था, वो कौन सा है जिसे भारत रत्न मिला था, हमारा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये हम सभी को पता है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में जैसे कि आपका हो गया कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सार्वजनिक सेवा हो गया, या खेल वगैरह जो होती है, इन सब में शामिल है। इस सम्मान की स्थापना अगर पूछे कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो ये हमारा हुआ था, डेट ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 1954 को जो है इसकी स्थापना की जाती है। अगर पूछें कि सबसे पहले जो है ये किसे दिया गया था, तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जो कि इसमें थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और थर्ड हमारे आते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछे कि मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया, तो मरणोपरांत भारत रत्न जो है ये 1955 ईस्वी में देने की घोषणा की गई थी। घोषणा अगर पूछे तो 1955 ईस्वी में घोषणा की गई थी, लेकिन 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान पहली बार दिया गया था। देखिए, आपसे ये ना पूछे, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि सबसे पहले बार मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था, जो कि 1966 ईस्वी में मिला था। देखिए, ये वाला हमारा था
खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी था हमारा। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं हम। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये हमारे पाकिस्तान से संबंधित हैं। भारत रत्न पाने वाले ये पहले गैर हिंदुस्तानी थे। यह जो है सम्मान इन्हें 1987 में 1987 में जो है इन्हें ये सम्मान दिया गया था। इनको सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक के द्वारा की गई थी, जेम्स चैडविक। हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए न्यूट्रॉन जो है इसकी अगर क्वेश्चन में ये पूछें कि न्यूट्रॉन की खोज जो है ये कब की गई थी, तो हमारा ये हो जाएगा 1932 ईस्वी। जेम्स चैडविक तो सबको पता है, लेकिन अगर ईयर पूछे तो ये हमारा हो जाएगा कि 1932 में जो है जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। देखिए न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है, हम सभी को पता है, जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है। इसे एन से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन को हम एन से दर्शाते हैं। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, ये हो गया। देखिए न्यूट्रॉन जो है एक उप परमाणविक कण है जो कि सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है हमारा न्यूट्रॉन, हो गया ये। एकमात्र तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन जो है ये नाभिक में नहीं पाया जाता है, हम सभी को पता होना चाहिए। देखिए अगर पूछे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अगर पूछे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27। ये वाला डेटा ध्यान रखिएगा। इसके आगे का 2 डिजिट तक आपको ध्यान रखना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि एक न्यूट्रॉन पावर कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ये होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। बढ़ते हैं अपने अब अगले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, हम सभी को पता है। हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया हमारा। अब देखिए राज्यसभा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं हम। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। अगर पूछे, देखिए हमें सोचने से लगता है कि राज्यसभा का मतलब उच्च सदन जो होगा वो हमारा लोकसभा होगा, लेकिन नहीं, राज्यसभा जो होती है वो हमारा उच्च सदन होता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये बातें ध्यान रखिएगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछे, देखिए सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछे तो ये हमारा हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। लेकिन देखिए इसके 1/3 सदस्य जो है ये प्रति 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि इनमें जो है इसके 1/3 सदस्यों का हर 2 वर्ष पे ये जो है रिटायरमेंट हो जाता है इनका। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो ऐसे तो कोई कार्य करता नहीं है, इसी वजह से इसे राज्यसभा का पदेन सभापति भी बनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र अगर पूछे तो न्यूनतम उम्र हमारा 30 वर्ष हो जाता है, लेकिन अगर लोकसभा का पूछे तो वो हमारा 25 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है अनुच्छेद 80 के तहत। देखिए अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम संख्या इनकी 250 होगी। ये हमारा आर्टिकल 80 में कहा गया है। वर्तमान समय में यह देखें तो ये जो है 245 है। राज्यसभा का जो संख्या है, मतलब सदस्यों की जो संख्या है वो हमारा 245 है। 5 जो है ये हमारा खाली अभी भी रखा गया है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या विशेष अनुभव प्राप्त होता है। बाकी 233 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखिए ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए समाजवादी शब्द जो है ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में 368 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। अगर आर्टिकल पूछे तो हमारा 368 नंबर आर्टिकल हो जाता है। अगर पहले संविधान संशोधन की बात करें तो ये हमारा 1951 ईस्वी में हुआ था, जो कि हमारा पहला संविधान संशोधन था। अगर पूछे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
हमारे संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो उस समय यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो हमारे संविधान में टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे और तीनों शब्द बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं कि कौन सा, देखिए इसमें तो ये वाला दे दिया कि कौन सा जोड़ा गया था, बाकी ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या था, समाजवादी था। बाकी ये सारे जो हैं वो हमारे नहीं जोड़े गए थे। देखिए क्वेश्चंस में 3 शब्द जोड़े गए थे, पहले मैं बताती हूँ कौन कौन सा था। एक तो समाजवादी था, दूसरा हमारा था धर्मनिरपेक्षता, तीसरा था अखंडता। ध्यान रखिएगा ये 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। अगर ऑप्शंस में रहे ये तीनों शब्द दे दिया जाता है और एक जो शब्द होते हैं वो कोई और शब्द होता है, जैसे कि हमारा स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, समानता हो गया, ये सारे जो रहते हैं ये वाले दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जोड़ा कौन सा क्या था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके पास है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है ये कौन तैयार करता है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखें ये क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो CSO बोला जाता है, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये भारत के सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वयन एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायित्व संगठन है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में हुई थी। ईयर ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है ये हमारे नई दिल्ली राजधानी में स्थित है। हमारा ये जो ऑप्शन डी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है, मतलब इनमें से कौन सी जो है वो रबी की एक फसल है। देखिए रबी की अगर फसल पूछे तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये जो हमारा हो जाता है, हाँ ये वाला हमारा क्वेश्चन था रबी की फसल। देखिए रबी की फसल जो होती है ये कब बोई जाती है, ये अक्टूबर या नवंबर महीने में के दौरान जो है ये बोई जाती है। अगर इसकी कटाई की बात करें तो इसकी कटाई जो होती है वो फरवरी या मार्च महीने में की जाती है। इसमें नॉर्मल क्या आते हैं, जैसे इसमें हो गया जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, गेहूँ, सरसों, मटर, आलू, ये सारे जो होते हैं ये हमारे रबी फसल होते हैं। ये अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि रबी फसल जो होती है वो किस महीने में बोई जाती है या किस महीने में काटी जाती है, मतलब फसल की कटाई जो होती है वो किस महीने में की जाती है। तो क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि इसकी बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी कटाई जो होती है यानी कि फसल की जो कटाई होती है वो हमारे फरवरी या मार्च में की जाती है, जो कि हमारा इसमें से गेहूँ संबंधित था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा किसने लिखा था। अकबरनामा जो है ये हमारे अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया था, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि अकबर की कहानी। इसमें जो है अकबर की जीवनी लिखी गई है, इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। देखिए कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आईने अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो अकबरनामा को ही हम आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारा अबुल फजल ही हो जाएगा। देखिए इसके रचनाकार अबुल फजल थे, हम सभी को पता है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से एक थे हमारे अबुल फजल जी। इनके द्वारा ही अकबरनामा की स्थापना, ये रचना जो है ये की गई है। ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि अकबरनामा जो है, अकबरनामा को अबुल फजल ने किस भाषा में लिखा था, तो ये हमारे फ़ारसी भाषा में जो है इसकी रचना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह किसकी पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थार रेगिस्तान जो है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह किस पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। हमारा ऑप्शन डी जो है ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्यों करेक्ट होगा, देखिए हमारा ये क्वेश्चन पूछा, थार रेगिस्तान जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, हम सभी को पता है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, लेकिन हमें ध्यान रखना है भारत के उत्तर पश्चिम में जो है ये हमारा थार रेगिस्तान स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु इसका कुछ भाग जो है वो हरियाणा, पंजाब, गुजरात या पाकिस्तान के सिंध में भी इसका फैला हुआ है। ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो कि हमारा कौन सा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमारी
एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ये हमारा अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी सीमांत पर स्थित है। हमारा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर था। देखिए, आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी 2022 की जो है हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो छपने वाले यहीं से हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर करवाया था तो उसके अगर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो आप सबको ये तो रियलाइज़ हो ही गया होगा कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, बस हमें बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस नॉर्मल यहीं से छपते हैं। और जो सेशन मैं ले रही हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सेशन मैं ले रही हूँ, क्वेश्चन तो छपने वाले यहीं से हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो अगर एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपली आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और धमाकेदार सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।